पिछले पार्ट में हमने देखा था कि असल में जो गॉडेस ऑफ लव है उसके अंदर एक ईविल स्पिरिट है जो कि उससे जानबूझकर वो सारी चीज़ें करवा रही है जो कि गॉडेस ऑफ लव कभी नहीं करती। ये सभी टेस्ट जो कि युहाव और उसके दोस्तों ने दिए, ये सभी उस ईविल गॉडेस की चाल थी और वो यहाँ से किसी को भी जिंदा वापस नहीं लौटने देने वाली थी। हालांकि आखिर में जब वो सभी की जान लेने का फैसला करती है तभी वहाँ तांग सेंग की एंट्री होती है, लेकिन वो यहाँ आकर कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मॉर्टल रेलम में अपनी पावर का इस्तेमाल करने से गॉड्स को मना किया गया है। हालांकि तांगशन यहाँ पूरी प्लानिंग के साथ आया था क्योंकि उसने आते ही गॉड इलेक्ट्रोलक्स को बुला लिया जो कि कहीं किसी रूल को फॉलो नहीं करता। आखिर में युहाव और गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने अपनी पावर को कंबाइन किया और नेक्रोमेंसी की मदद से इजीली उस इविल स्पिरिट को हरा दिया, जिससे इलेक्ट्रोलक्स और युहाव ने गॉडेस ऑफ लव की स्पिरिट को भी आज़ाद करवा दिया था। अभी इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले गॉडेस ऑफ लव की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, साथ ही हमें उस लवर को भी दिखाया जाता है जिसने गॉडेस ऑफ लव को धोखा दिया था। हालांकि ये वो समय था जब दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। वैसे अभी इस करंट टाइम पर गॉडेस ऑफ लव ऑलरेडी एक गॉडेस बन चुकी है, लेकिन उसका जो लवर है वो गॉड नहीं है, लेकिन वो 99 लेवल तक पहुंच चुका है और अब बस एक टेस्ट देना होगा जिसके बाद वो भी गॉड बन जाएगा और ये दोनों ही इमॉर्टल बन जाएंगे और गॉड रेलम पहुंच जाएंगे। अभी गॉडेस ऑफ लव का वो लवर उसी टेस्ट को देने के लिए जा रहा था जिसमें उसे समय लगेगा, लेकिन गॉडेस ऑफ लव उससे कहती है कि तुम जाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अभी इस सीन के बाद कई साल बीत जाते हैं और एक दिन उसका लवर वापस लौट कर आता है। गॉडेस ऑफ लव उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन वो नोटिस करती है कि उसका लवर अभी तक 99 लेवल पर ही है और वो 100 लेवल टच नहीं किया, मतलब वो गॉड नहीं बन पाया है। ये चीज़ गॉडेस ऑफ लव को समझ नहीं आता और वो उससे इसका कारण पूछती है तो उसका लवर कहता है कि चिंता मत करो, मैं गॉड बनने ही वाला हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। इतना कहते हुए उसने तुरंत ही गॉड स्लेइंग डैगर निकाल कर गॉडेस ऑफ लव पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। यहाँ तुरंत ही जान नहीं गई थी, इस वजह से गॉडेस ऑफ लव भी ये चीज़ समझ नहीं पा रही थी। वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसका लवर कोई जवाब नहीं देता। वो तो हंसने लगता है क्योंकि अब वो एक गॉड बन चुका था। साथ ही वो वहाँ से लौट जाता है और गॉडेस ऑफ लव की तरफ पलट कर भी नहीं देखता। अभी भले ही कितना भी साफ दिल का भगवान या इंसान हो, लेकिन ऐसा होगा तो एक पल के लिए नफ़रत जन्म ज़रूर लेगी। वही नफ़रत अभी गॉडेस ऑफ लव के दिल में भी जन्म ली थी, जिसे एक दूसरी ईविल गॉडेस ने नोटिस कर लिया और उसने गॉडेस ऑफ लव की बॉडी पर कब्जा कर लिया। साथ ही उसने गॉडेस ऑफ लव की असली स्पिरिट को भी कहीं पर कैद कर दिया था। हालांकि अब वो आज़ाद हो चुकी है, इसलिए अब हम वापस से यहाँ करंट टाइम पर आते हैं जहाँ युहाओ की जान बचाने के लिए वेंगडोंगर ने अपनी जान गंवा दी। अभी सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, लेकिन वेंगडोंगर की सांसें अभी भी चल रही थी। वो मरने से पहले वैंक्वायर से कहती है कि मैं जीत गई, लेकिन युहाओ का ख्याल अब तुम्हें ही रखना होगा। अभी जब यहाँ वेंगडोंगर ने ये सब कहा तभी उसी समय उस ईविल गॉडेस की पावर का असर भी उन पर से खत्म हो चुका था, जिस वजह से वो भी नॉर्मल हो चुकी थी। वो अभी यकीन नहीं कर पा रही थी कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। भले ही वो भी सच में युहाओ को पसंद करती हो, लेकिन वो कभी भी वेंगडोंगर से इस वजह से नहीं लड़ती। वो सिर्फ ईविल गॉडेस के वश में थी, इसी वजह से उसने ये सब किया, लेकिन फिर भी उसे अभी अपने ऊपर रिग्रेट हो रहा है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ युहाओ अभी वेंगडोंगर की तरफ ही भागते हुए आ रहा था। वेंगडोंगर ऑलरेडी अपनी सांसें रोक चुकी थी, लेकिन फिर भी युहाओ उसे जगाने की कोशिश करता है। युहाओ कहता है
कि क्या तुम भूल गई, तुमने मुझसे प्रॉमिस करा था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगी, लेकिन अब तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। अभी इस टाइम पर युहाओ को अपने वो सारे पुराने पल याद आ रहे थे जो कि उसने वेंगडोंगर के साथ बिताए थे। वैसे ईविल गॉडेस अब आ चुकी है, इस वजह से वो आसपास की जगह फिर से नॉर्मल होने लगी थी। साथ ही वहाँ जितने भी इंसान कैद थे वो सभी वापस से उसी नॉर्मल जंगल में टेलीपोर्ट होने लगे थे। हालांकि जब वो यहाँ के हालात देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि यहाँ वो वेंगडोंगर को खो देंगे। अभी युहाओ इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा उदास हो चुका था। वो रो रहा था और ज़ोर ज़ोर से वेंगडोंगर का नाम चिल्ला रहा था। वहीं दूसरी तरफ वैंक्वायर की आंखों में भी आंसू थे। वो मन में कह रही थी कि मैं जिंदा रहकर भी युहाओ को नहीं पा पाई, पर तुमने मरकर भी उसे पा लिया। काश तुम्हारी जगह मैंने जान दी होती। हालांकि वो कुछ नहीं कर सकती, इस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। अभी इस तरफ युहाओ, जो कि अभी वेंगडोंगर का भी नाम चिल्ला रहा था, वो तुरंत गॉड तांगशेंग को वहाँ बुलाने लगता है। वो कहता है कि तुम तो गॉड हो, क्या तुम वेंगडोंगर को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते? अभी युहाओ हर शर्त के लिए तैयार था। वो कह रहा था कि अगर इस चीज़ के बदले उसे अपनी जान गंवानी पड़े तो भी वो इस सेक्रीफाइस के लिए तैयार है। वैसे अब तभी अचानक से वेंगडोंगर के सर पर एक निशान चमकना शुरू होता है और उसकी बॉडी से वही ब्रोकन हार्ट फ्लावर निकल कर आता है जिसकी एनर्जी वेंगडोंगर की बॉडी में एब्जॉर्व हो रही थी। इससे उसका जो लाइफ फोर्स है वो इंक्रीज होने लगता है। युहाओ ये चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका था, लेकिन वो नोटिस करता है कि वो लाइफ फोर्स एक सर्टेन पॉइंट पर आकर रुक चुका है और अब धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब वेंगडोंगर अभी तो ठीक है, लेकिन वो इस तरह से ज़्यादा समय तक नहीं जी पाएगी। हालांकि अब तभी वहाँ सामने गॉड तांगशेंग की एंट्री होती है। वो युवाओं को बताता है कि उसने उस ब्रोकन हार्ट फ्लावर की एनर्जी को वेंगडोंगर के स्पिरिचुअल सी में ट्रांसफ़र कर दिया है, जिस वजह से ये जो लाइफ फोर्स है ये धीरे धीरे कम होगा। हालांकि अभी वो भी कुछ नहीं कर सकता। युहाओ ये सुनकर हैरान था। युहाओ कहता है कि तुम तो गॉड हो, आखिर तुम कुछ क्यों नहीं कर सकते? तांगसेंग यहाँ पर एक पहेली सुनाता है। मतलब उसने जो भी बात कही वो बहुत उलझी हुई थी। आखिर में वो बस यही कहता है कि तुम्हें वेंगडोंगर को उसके घर लेकर जाना चाहिए, और इतना कहकर वो गायब हो जाता है। अभी युवाओं को ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, लेकिन वो बस इतना समझ चुका था कि शायद अब अंकल ताई और अंकल न्यू ही इसमें उसकी कुछ हेल्प कर पाएंगे। वैसे अब युहाओ ने वेंगडोंगर को उठा लिया था और वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। बाकी सभी लोग भी अब श्रेक एकेडमी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ युहाओ रास्ते में मास्टर जुआन से कहता है कि उसे हाओतियन सेक्ट के लिए निकलना होगा, क्योंकि वही वेंगडोंगर का घर है। और यहाँ पर मास्टर जुआन ने भी युहाओ को परमिशन दे दी थी और युहाओ हाओतियन सेक्ट के लिए निकल चुका था। अगले सीन में युहाओ वहाँ पहुँच भी चुका था। वो सबसे पहले अंकल ताई और अंकल न्यू से मिलता है और वेंगडोंगर की कंडीशन बताता है। उन लोगों ने तुरंत ही वेंगडोंगर का इलाज करना शुरू कर दिया था। युहाओ वहीं हाओतियन सेक्ट के बाहर बैठकर अभी वेंगडोंगर के वापस लौटने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन बहुत समय के बाद सिर्फ अंकल न्यू ही वहाँ से निकल कर आते हैं। वो युहाओ से कहते हैं कि वेंगडोंगर अब अपने घर पर है, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, यहाँ हम सब कुछ संभाल लेंगे। हमारे हिसाब से अब तुम्हें वापस श्रेक एकेडमी में लौट जाना चाहिए। अगर हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत हुई तो हम तुम्हें ज़रूर बताएंगे। अभी वो भी ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो खुद भी कुछ नहीं कर सकते। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। युहाओ भी अब वापस श्रेक एकेडमी लौटने के लिए मान चुका था, लेकिन उसे सन एंड मून एम्पायर और साथ ही इविल स्पिरिट चर्च के लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इन्हीं की वजह से वो उस वैली की तरफ गए जहाँ वेंगडोंगर के साथ ये सब हुआ। युहाओ उन सभी से बदला लेना चाहता है। वैसे अब सीन वापस से यहाँ श्रेक एकेडमी पर आता है, जहाँ हम तांग सेक्ट को देखते हैं। वहाँ
जहां अभी सोल गाइड टूल्स और वेपन्स की बहुत हाई अमाउंट में मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। साथ ही कई दूसरे सेक्ट और दूसरे बड़े क्लान्स के साथ बिजनेस भी किया जा रहा है, खासकर उन सेक्ट के साथ जो कि सन एंड मून एम्पायर के खिलाफ है, जिससे कि उनकी भी आर्मी स्ट्रांग हो सके और आखिरी जंग में वो भी इनकी मदद कर पाए। वैसे अब सीन कुछ मंथ बाद पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अभी बैटल एरिना में जियू शेन और मिस ये फाइट कर रहे थे। मिस ये असल में यहाँ इसलिए है क्योंकि युहाओ ने हाओतियान सेक्ट से वापस लौटने के बाद मिस ये को रिलीज़ कर दिया था। ये चीज़ हम ऑलरेडी जानते थे कि उसने बस मिस ये को गेट ऑफ अनडेड में कैद कर दिया था, जिससे कि वो दूसरे इविल स्पिरिट मास्टर्स से उसकी जान बचा पाए। और बाद में जब वो हाओतियान सेक्ट से लौटा तो उसने मिस ये को रिलीज़ कर दिया और अब मिस ये भी तांग सेक्ट की एक मेंबर बन चुकी है। अभी यहाँ तलवारबाजी की प्रैक्टिस करते वक्त वो जियू शेन और तांग सेक्ट की स्किल की तारीफ कर रही थी, जिस पर जियू शेन भी उसे शुक्रिया कहता है। वैसे अभी वीवी और जू शेनशी भी वहीं थे। अचानक ही एक गार्ड भागते हुए आता है और उन्हें बताता है कि एक लड़की आपसे मिलना चाहती है। वो अपना नाम नान क्यू बता रही है और कह रही है कि वो लॉन्ग सेक्ट की यंग मास्टर है। वीवी उसे अंदर आने देता है। नान क्यू वहां आकर बताती है कि उसकी मदर और साथ ही उसके सेक्ट के बाकी मेंबर्स की जान खतरे में है। साथ ही कई सारे दूसरे सेक्ट के लोगों की भी जान खतरे में है। अभी वीवी को ये चीज़ समझ नहीं आती। वो उससे पूरी बात एक्सप्लेन करने को कहता है तो नान क्यू बताती है कि जब वो सभी लोग वहाँ उस कंपटीशन के आखिरी दिन से पहले ही बचकर निकल चुके थे, तब तियानरन ने बाकी दूसरे सेक्ट पर शक करते हुए उन्हें कैद कर लिया। वो बताती है कि उसकी मदर ने किसी तरह से उसे वहाँ से भागने में मदद की, जिस वजह से वो उस जगह से निकल पाई, लेकिन अब वो अपनी मदर को बचाना चाहती है। अभी वीवी को थोड़ा सा डाउट हो रहा था क्योंकि तियानरन बहुत सोच समझकर हर चीज़ करता है। अगर नानक्यू यहाँ तक पहुँच पाई है तो ज़रूर तियानरन ऑलरेडी ये बात जानता होगा, लेकिन नानक्यू कहने लगती है कि वो उसकी जासूस नहीं है। वीवी कहता है कि हमने ये नहीं कहा कि तुम जासूस हो, हम बस ये सोच रहे हैं कि ज़रूर इसके पीछे तियानरन की कोई चाल है। वो जानबूझकर हमें अभी लड़वाना चाहता है ताकि जीतने के चांसेस उसके ज़्यादा हो। वीवी सलाह देता है कि हमें पहले खुद को ताकतवर बनाना होगा। साथ ही उनके जो बाकी सभी दोस्त हैं, मतलब वो सारे दूसरे सेक्ट जो कि तांग सेक्ट का साथ देने को तैयार हैं, उन्हें भी और स्ट्रांग करना होगा क्योंकि ये लड़ाई इतनी भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाली। अभी ये सुनते ही मिस ये कहने लगती है कि इसका मतलब हम नानक्यू की मदर को नहीं बचाएंगे। तो इस पर जू शेंशी कहता है कि नहीं, हम उन्हें ज़रूर बचाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद। अभी युहाओ भी अपनी पावर को रिकवर करने के लिए गया है और उसने मिलने से हमें मना किया है। जब तक वो अपनी पूरी पावर रिकवर नहीं कर लेता तब तक हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। पहले हमें उसके लौटने का इंतज़ार करना चाहिए। अभी ये सारी बातें सुनकर मिस ये आगे आते हुए कहती है कि वो भी इस मिशन में उन लोगों का साथ देगी। वो बताती है कि उसकी मदर की जान इविल सोल मास्टर्स के हाथों गई थी, इसी वजह से वो उस कंपटीशन में गई जहां वो कुछ इविल सोल मास्टर्स की जान लेकर बदला लेना चाहती थी, लेकिन तब युहाओ ने उसकी जान बचा ली। उस समय पर मिस ये खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार थी, पर अब बात पूरे इविल सोल चर्च को ख़त्म करने की है, इसलिए अब वो पीछे नहीं हट सकती। यहाँ वो नानक्यू को प्रॉमिस करती है कि वो उसकी मदर को कुछ नहीं होने देगी। यहाँ उनकी दोस्ती हो चुकी थी। जियांग नाननान भी आगे आकर कहती है कि अब तुम दोनों यहीं रहोगी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे दिखा देती हूँ। वैसे यहाँ से अब सीन जल्दी जल्दी शिफ्ट होना शुरू होता है। हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो कि एक चैम्बर में बैठकर अपनी कल्टीवेशन को रिकवर और साथ ही अपने लेवल को इंक्रीज़ कर रहा था, क्योंकि वो भी समझ चुका है कि यहाँ से निकलने के बाद उसे सीधा एक जंग में हिस्सा लेना होगा। यह कल्टीवेशन के दौरान उस जगह की एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि इससे युहाओ की बॉडी पर कट्स लगने लगे थे। साथ ही उसकी बॉडी में भी कई सारे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन जितना
कितना भी दर्द हो वो उस दर्द को सह रहा था। तभी सीन चेंज होकर डिवाइन रलम में कांग सेन पर आता है, जो कि अभी युहाओं की प्रोग्रेस को देख रहा है और साथ ही वो युहाओं से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। वो भी अभी कह रहा था कि ये जंग बहुत नज़दीक आ चुकी है। यहाँ से फिर से टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीतना शुरू होता है और इस पार्ट के आखिर में उस चैम्बर का दरवाज़ा खुलता है जहाँ युहाओ कल्टीवेशन कर रहा था। युहाओं में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, साथ ही वो पहले से ज़्यादा अच्छा और स्ट्रांग भी दिखने लगा है। उसके दोस्त उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। अभी युहाओं ने कितनी प्रोग्रेस की है ये हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि आखिर में बस हमें दूसरे सेक्ट की प्रोग्रेस को दिखाया जाता है, मतलब वो भी लड़ाई के लिए तैयार है और फिर ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।